17 ग्लोब मास्टर विमान वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना। भारत यूक्रेन को भेज रहा है मानवीय सहायता। C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री के साथ रवाना। NDRF भेज रहा है राहत सामग्री। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों का स्वदेश आना जारी। हंगरी और पोलैंड से पहुंचे विमान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, वीरेंद्र कुमार, राजीव चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। स्वदेश लौटे भारतीयों ने की सरकार की सराहना। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। रूस के लिए एयर स्पेस किया बंद। यूक्रेन को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूक्रेन के साथ युद्ध में एक साथ खड़े होने की जताई प्रतिबद्धता। सेना भेजने से किया इनकार। यूक्रेन और रूस के बीच संकट गहराया। राजधानी कीव में मुख्य टीवी टावर पर हवाई हमले में 5 की मौत। यूक्रेन में कई टीवी चैनल हमले के कारण बाधित। राष्ट्रपति ने अपने अमेरिकी समकक्ष बाइडेन से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, केंद्रीय बजट 2022 में सनराइज सेक्टर का रोड मैप किया प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा भी राज्य में कर रहे हैं प्रचार। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का मऊ और आजमगढ़ में जनसंपर्क। राज्य में छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दूरदर्शन द्वारा आज वाराणसी में टीवी कॉन्क्लेव का आयोजन। तमाम राजनीतिक दलों के नेता रखेंगे अपना मत। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की। भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। ऑपरेशन गंगा। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का स्वागत किया। पोलैंड से विशेष विमान 219 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे पर भारतीयों की अगवानी की। तो युद्ध स्तर पर चल रहा है ऑपरेशन गंगा। बुडापेस्ट से विशेष विमान 220 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा है। और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भारतीयों का स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी स्वागत किया। लगातार भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत लेकर आया जा रहा है। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। लगातार भारतीयों को लाया जा रहा है वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी भारतीयों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं जो विशेष विमान से ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाए जा रहे हैं। बुखारेस्ट से विशेष विमान 251 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा। भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया। तो तमाम मंत्री मौजूद हैं जो भारतीय यात्री वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष विमान से उन्हें लाया जा रहा है। उनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है, उनके चेहरों पर संतुष्टि देखी जा सकती है। और जिस तरह से केंद्रीय
मंत्री वहां पर उनसे मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से संपर्क साधना है, किस तरह से जो और अन्य छात्र हैं उनसे बातचीत करनी है, किस तरह से अपने परिवार वालों को बताना है कि वो वापस आ गए हैं। एक बेहद बड़ी राहत की बात, एक सांत्वना की बात और एक बहुत बड़े आश्वासन और विश्वास की बात कि केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। किस तरह से जब तक अंतिम भारतीय वहां से वापस नहीं आ जाता है तब तक ये विशेष प्रक्रिया जारी रहेगी। तो लगातार भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं, जो भारतीय वहां से वापस आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जो यात्री वापस आए हैं वो किस तरह से अपनी खुशी ताली बजाकर भी जाहिर कर रहे हैं, भारत माँ की जय के नारे भी लगा रहे हैं। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह से विश्वास पुख्ता होता है अपनी सरकार में, अपनी सरकार के प्रयासों में। कॉन्फ्लिक्ट जोन से जिस तरह से तमाम चुनौतियों को झेलते हुए भारत सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है, लगातार अपने यात्रियों को वहां से निकाल रही है, लगातार भारतीयों को वहां से निकाल रही है, लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत बताया जा रहा है, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, एम्बेसीज में भी तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार के 4 मंत्री विभिन्न जगहों पर पहुँचे हैं, यूक्रेन की सीमा से लगते देशों पर पहुँचे हैं। वहाँ पर यात्रियों को किस तरह से बाहर निकाला जाए, किस तरह से जो भारतीय हैं उनमें समन्वय और तालमेल पैदा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास है कि सरकार के मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यात्रियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, खुद स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सीधी नज़र इस पर है। तमाम बातचीत राजनयिक स्तर पर भी की जा रही है, कूटनीतिक स्तर पर भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और अपने आप में बेहद महत्व। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री वहाँ पर आए हैं उनके चेहरे पर एक संतुष्टि नज़र आती है। और अब तक अगर हम आज की बात करें तो ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से विशेष विमान से करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। ये विमान ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार जो विमान है वो यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और ये बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 यात्रियों को लेकर पहुंचा। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का स्वागत किया, उनसे बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। पोलैंड से विशेष विमान से 219 भारतीय आज स्वदेश पहुंचे हैं। तो लगातार जो विमानों का आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे पर भारतीयों की अगवानी की, उनसे बातचीत की और वहां पर जो लोग थे उनकी सहायता भी की। बुडापेस्ट से विशेष विमान 220 भारतीयों को लेकर स्वदेश आज पहुंचा है। ऑपरेशन गंगा के तहत हम बता रहे हैं जो आज का विशेष घटनाक्रम है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी भारतीयों का स्वागत किया है। तो तमाम मंत्री भी मौजूद हैं जो भारतीय विशेष विमानों से आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनसे बातचीत के लिए। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड से 219 भारतीय विशेष विमान से स्वदेश पहुंचे हैं। तो लगातार तमाम जो लैंड बॉर्डर हैं वहां से भारतीयों को लाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों का स्वागत किया है, उनसे बातचीत की है और किस तरह से आगे की राह आसान हो। बुखारेस्ट से विशेष विमान 251 भारतीयों को लेकर आज स्वदेश पहुंचा। तो लगातार जो है ये विमानों का आने का सिलसिला जारी है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उनका स्वागत किया। तो केंद्र सरकार के मंत्री लगातार जो है वो जो भारतीय आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना के 3 C-17 ग्लोब मास्टर ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है, रवाना हो गए हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीयों को लेकर विशेष विमान लौट रहे हैं, तो किस तरह से उनको लाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। पोलैंड से भी 218 भारतीयों को लेकर विमान नई दिल्ली पहुंचा है। तो लगातार विभिन्न क्षेत्रों से जो विमान हैं वो पहुंच रहे हैं और विभिन्न मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो जो भारतीय वहां पर आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से
वहाँ पर उनके एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से उनकी सहायता हुई, किस तरह से वो उस सहायता को और छात्रों तक पहुँचा सकते हैं, किस तरह से अपने परिवारजनों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये सब जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और आगामी 3 दिन में स्वदेश वापसी के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। 3 C-17 ग्लोब मास्टर जो हैं वो उड़ान भर चुके हैं, तो अपने आप में देख सकते हैं, चाहे कमर्शियल फ्लाइट्स हों, अब तक कल तक की बात करें तो 2000 से अधिक लोग वापस आ चुके थे और लगातार सरकार का कहना है कि जब तक अंतिम भारतीय वापस नहीं आ जाता है तब तक ये प्रयास जारी रहेंगे और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी जो नागरिक हैं, अगर उनकी सहायता हो सकती है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी सहायता की जाएगी। यहाँ तक कि जो मानवीय सहायता है उसके लिए भी विशेष विमान, दवाइयों से संबंधित विशेष विमान जो हैं वो यहाँ से यूक्रेन के लिए रवाना किए गए हैं। तो केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है और लगातार एक बेहद अहम भूमिका भारत की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रही है, एक संतुलन स्थापित करने की, एक अहम भागीदार की, एक अहम सहायक की। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसमें 251 छात्र शामिल हैं जिनका स्वागत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि छात्रों ने वहां युद्ध के माहौल में जो कष्ट सहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शेखावत भी उनकी स्वदेश वापसी की खुशी देखकर काफी खुश नजर आए। तो जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले। हमारे भारतीय, भारत के लोग चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यूक्रेन में फंसे 219 छात्रों को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की एक स्पेशल विमान पोलैंड से दिल्ली पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन छात्रों का स्वागत किया। तो लगातार जो विमान आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं और उनकी भावनाएं भी जान रहे हैं। और स्वदेश सुरक्षित वापसी होने पर बच्चों ने प्रसन्नता जाहिर की और सरकार को धन्यवाद किया। We are really thankful that they've come so far and they've helped us with these flights, arranging all these flights and trying to evacuate us. So we are thankful for that as well. We wish to come to India and meet the family. So I have thanks to Indian government to evacuate us. केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विदेशों में फंसे सभी लोगों को लाना सरकार की प्राथमिकता है। This is basically one of the most complicated and complex operations, Operation Ganga, because it is operating in the background of a conflict. It's a dangerous situation, and our children have gone there to study. They were not there for any other reason, and it is the government's mission to bring them back home safely, out of harm's way, and reunite them with their families. Or I'm very glad that private airlines, Indian Air Force, all of them are responding to Prime Minister's call, and it is a very satisfying thing to be able to welcome our children back home and to send them back to their families. And this mission will continue till every one of our students are brought back home. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की। गौरतलब है कि ये विमान पोलैंड से दिल्ली पहुंचा है जिसमें 218 भारतीय छात्र थे।
ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहाँ पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुंचने तक की व्यवस्था की जाए। तो धीरे धीरे हम यहां से निकलेंगे। उससे पहले आप सबके साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम सब मिलकर के ताली बजाएंगे, ठीक है? रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए जंग के बाद बहुत से लोगों का वहां से पलायन जारी है। भारत द्वारा युद्ध प्रभावित लोगों के लिए यूक्रेन को मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर 100 टेंट और 2500 कंबल भेज रही है। वहां से इसे फ्लाइट के जरिए पड़ोसी देश यूक्रेन के रोमानिया के लिए रवाना किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए IGI एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, लगातार सरकार के प्रयास जारी हैं। ऑपरेशन गंगा तो है ही, इसके अलावा युद्धग्रस्त यूक्रेन, वहां पर मानवीय सहायता के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा रमा आपने। और मैं आपको बता दूं एक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए कि सुबह से 4 इंडिगो की और 1 एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ पर आई है और कुल 1129 छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत ले आया गया है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे कि हमने बात करी केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर से, उन्होंने बताया कि कीव में एक भी भारतीय छात्र नहीं है और उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी भी दुनिया में होने वाला अपने तरह का अनोखा ऑपरेशन है। कोई भी दूसरा देश अपने देशवासियों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया और इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, उसको पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के तमाम उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित देख लिया है, एक तरह की तसल्ली उनको मिली है। और ना सिर्फ ये कि यहाँ पर मंत्री लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, मंत्रीगण उनका स्वागत कर रहे हैं, बल्कि और भी जैसे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, किरेन रिजिजू हैं, उनको बाहर भेजा गया है। जनरल VK सिंह है कि वो वहाँ पर जाकर जो ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, आप माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पर जो कंट्रीज़ है, रोमानिया, हंगरी, यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट करें और सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ लाने की तैयारी की जा रही है और उसके लिए मुझे बताया गया कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर यानी हंगरी और रोमानिया जो देश है वहाँ तक उनको लेकर आए और ये एक 10 घंटे का सफ़र होगा। आज जो 5 फ्लाइट्स आई हैं, 4 इंडिगो की और 1 एयर इंडिया की, उससे 1129 स्टूडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट किया जा चुका है। शाम को 6:30 बजे स्पाइस जेट की एक और फ्लाइट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। और आज मैंने बात करी इंडिगो के प्रेसिडेंट और CEO से, उन्होंने बताया कि प्राइवेट एयरलाइंस भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं और इंडिगो 30 फ्लाइट्स कैरी करेगा, 30 मिशंस ऑर्गेनाइज करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। तो रमा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि हम एक वॉर जोन से अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नो फ्लाई जोन है यूक्रेन के अंदर, लेकिन पड़ोसी जो राज्य कंट्रीज़ हैं जैसे हंगरी है, रोमानिया है, तो यहाँ से उनको इवैक्यूएट करके पोलैंड है सुरक्षित भारत लाने की तैयारी की जा रही है और उसकी पूरी प्लानिंग की गई है।
बिल्कुल, हमने देखा बहुत सारे बच्चों के आपने जो विजुअल भेजे थे, उनकी बाइट्स भेजी थी, वो हमने देखी। काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे, खुश भी नज़र आ रहे थे। किस तरह का एक विश्वास उन लोगों में पैदा होता है जिनके बच्चे अभी भी वहाँ से हैं, जिनको लेकर आना है। एक बहुत बड़ा जो कदम सरकार ने उठाया है उसके प्रति एक विश्वास, और किस तरह से इन्हें आगे जाने के लिए जो है सरकार द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सरकार के केंद्रीय मंत्री इनके स्वागत के लिए वहां पर हैं। देखिए रमा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। जो मेरे छात्रों से बात हुई उसमें मैंने एक छात्र को देखा कि वो तिरंगा लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी थी, हम किस तरह से यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किया और किस तरह हम हंगरी के अंदर आए, और यही हमारी आई कार्ड था, ये हमारी आइडेंटिटी थी। एक बहुत अच्छी बात लगी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने भारत माता की जय बोली। उस तिरंगे को 3-4 लोग थे, उन्होंने पकड़ा और एक तरह से अपनी खुशी जाहिर की और ये बताया कि भारतवासी होने की वजह से उन्हें कितनी इज्जत मिली, वो कितनी चीज़ें आसान हो गई जो आसान नहीं है। वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात हैं, लड़ाई जारी है, जंग चल रही है वहाँ पर। और स्टूडेंट ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये बात पूरी तरह से एक अंडरलाइन करती है कि मोदी गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में चल रही है, वो कितनी तत्पर है अपने लोगों को बचाने के लिए। और कई तरह की बातें आ रही थी, कुछ लोगों ने काफ़ी सवाल निशान लगाए और आलोचना भी करी, लेकिन ये इतना आसान नहीं कि आपने फ़ोन किया, आपने बोला कि हमें बचाने आ जाओ और आप वहाँ पर पहुँच गए। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि प्राइवेट एयरलाइंस भी शामिल है। बिल्कुल विशाल, एक बहुत छोटा सा आपसे इंसिडेंट वो भी जानना चाहेंगे, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पर्सनली एक छात्रा की मदद करी, हालांकि वो छात्रा हेजिटेट भी कर रही थी और उन्होंने कैमरा को भी दूर रहने के लिए कहा, तो जो केंद्रीय मंत्री है वो मानवीय रूप से पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है, ये अपने आप में कितना कनेक्ट पैदा करता है और ये कितना विश्वास पैदा करता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा रमा आपने। मैं खुद वहाँ मौजूद था और जो फ़्लाइट आई तो एक एक करके स्टूडेंट्स निकलते चले गए, कुछ ने उनके पैर छुए, उन्होंने सबसे हैंडशेक किया और आखिर में केरल की एक लड़की लंगड़ाती हुई उनको नज़र आई और उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद आगे बढ़ी, उसके हाथ से उसका सामान ले लिया और बोला कि नहीं कोई बात नहीं। वो बोल रही थी अरे मैम इट्स ओके, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बच्चे, आप इतनी दूर से आए हो और सुरक्षित आ गए हो और इसके लिए हमें बहुत खुशी है। क्या हो गया आपके पैर में, कैसे? उसने बताया कि उसको कुछ मोच आ गई है। उसको बिठाया गया और बोला ये फ़ोटो ऑफ नहीं है, आप लोग अपने कैमरा ऑफ कर देना। और उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बुलाया, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और उसको वहीं पर मेडिकल एड दी गई, उसके लिए व्हीलचेयर का इंतज़ाम किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया कि वो अपनी फ़्लाइट को तक पहुंच सके, क्योंकि उसको कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी थी केरल के लिए। और उससे बोला गया कि आप अपनी मदर से बात करो। और ये जो सब पूरा जो सीन था वो कैमरे के लिए नहीं था, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो चीज़ें होती है वो फ़ोटो ऑप होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ़ोटो ऑप नहीं था। उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए और काफ़ी देर तक उस बच्ची से बात करी और मैं खुद वहाँ मौजूद था। 30 to 45 मिनट्स सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी उस लड़की के साथ मौजूद थी और उसको ढांढस बंधा रही थी। बिल्कुल, सरकार के कदमों के साथ साथ जो मानवीय संवेदना है उसके जूते उतारे, उसको भी ये दिखाते हैं। विशाल, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो लगातार ऑपरेशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कितना चैलेंजिंग है और सरकार ने कितनी सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया है। जनरल दुआ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वहां पर किस किस तरह की चुनौतियां होती हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन में सबसे बड़ी चुनौती जो है, आप शायद उम्मीद करेंगे कि मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती खतरा है बॉम्ब का, मिसाइल का, गोलियां चलने का, लेकिन मेरी समझ में आजकल के माहौल में सबसे बड़ी चुनौती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि कुछ खबर नहीं होती है, जो वहां पर हैं उन्हें पता नहीं होता क्या हो रहा है और इस वजह से कई र्यूमर्स चल पड़ते हैं। भय और आशंका, फियर और भय उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस वजह से जान जोखिम का तो खतरा होता ही है, क्योंकि अगर वहां पे बॉम्बिंग हो रही है या मिसाइल गिर रहे हैं तो उस इलाके में हर किसी को ये खतरा है। अगर वो ओपन में है तो आपकी जान माल को खतरा है। इसीलिए सब बॉम्ब शेल्टर्स अगर हैं तो बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं
अगर बॉम्ब शेल्टर्स ना हो तो किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में या बंकर्स में, तो ऐसी जगहों पे सेफ रहने के लिए ऐसी जगहों में ऐसी जगह पर रहना उचित रहता है। जानना चाहेंगे कि किस तरह की विशेष सावधानियां हैं, किस तरह की विशेष बातें हैं जो इस दौरान ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उम्मीद रखें। मुझे मालूम है ये बहुत आसान है मेरे लिए कहना, और उनके लिए बहुत कठिन है जो उस इलाके में होते हैं। और लेकिन हम फौजी जो कॉम्बैट सिचुएशंस में रह चुके हैं, हमेशा एक थोड़ा भय का माहौल जब होता है तो कुछ ज़्यादा हम लोग घिर जाते हैं उससे। तो सबसे बड़ी सावधानी ये है लेनी है कि क्रीचर कंफर्ट्स के लिए या डेली ज़रूरत के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं और जाके सुपरमार्केट से या कहीं आप सोचते हैं कि कुछ आप खाना पीना लेकर के आएंगे, उसमें आपको खतरा है। अगर आप पे थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं तो मेरी सलाह ये है, जहाँ तक हो सके अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। खास तौर पे जब रेड्स चल रही हैं, जब अगर एयरक्राफ्ट की बॉम्बिंग चल रही है, जब मिसाइल्स गिर रहे हैं, आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं या एयर रेड के सायरन बजते हैं, तो उस वक्त एहतियात लेने में ज़्यादा समझदारी है। ना कि बाहर निकल के या तो अपने डर की वजह से बाहर निकल के आप इवैक्यूएशन का सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके निकल जाऊं इस इलाके से, और या फिर ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आप बाहर जाते हैं। पूर्ण चीज़ बताई है कि जो सूचना है, जो सूचना संप्रेषण है वो लगातार जारी रहना चाहिए, कनेक्ट एक लगातार जारी रहना चाहिए। ये किस तरह से डेवलप किया जाता है और जिस तरह से सरकार इवैक्यूएशन प्रोसेस वहाँ पर चला रही है, एम्बेसीज की स्ट्रेंथ वहाँ पर बढ़ाई गई है, इसके अलावा लगातार सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, सरकार के 4 मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो ये इस कम्युनिकेशन को डेवलप करने में कितना अहम साबित हुआ है? देखिए, मैं जब एक छोटा बच्चा था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। 1965 वॉर में हम ट्रेंचेस में रहते थे, हलवारा, बिल्कुल एक बॉर्डर टाउन में लुधियाना के पास। उस वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल डिसरप्शंस के बावजूद मोबाइल फोन लोगों के चल रहे हैं, लोग आप देखते हैं वीडियो भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो डिसरप्शंस बहुत हैं। और लेकिन कुछ कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक जारी रहता है। और इसमें जो आपने अभी लिस्ट आउट की हैं चीज़ें कि 4 मंत्री गए हैं बॉर्डरिंग इलाकों पर, जिस बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन माउंट किया जा रहा है, वो बहुत सराहनीय है मेरी समझ से। क्योंकि ऐसा ऑपरेशन गंगा बहुत कम ही मुल्क हैं जो ऐसा ऑपरेशन माउंट कर पाए हैं, और काफ़ी हद तक हमने अपने इंडियंस को, ज़्यादातर जिसमें स्टूडेंट हैं, उनको इवैक्यूएट भी हम लोग कर पाए हैं। ज़रूर कुछ बचे हैं, उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी, इंडियन अथॉरिटीज़ हर संभव कोशिश कर रही हैं, तभी तो इतने सारे लोग आ सके हैं। और मैं एक साउथ इंडियन चैनल पे, शायद सन टीवी पे किसी पे था, जिसमें कि उन स्टूडेंट्स ने भी ये कहा है कि जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई है एक स्टूडेंट की तरकीब में, वो भी इसी वजह से हुई कि वो कुछ सप्लाईज लेने के लिए बाहर गया। तो मैं फिर सबको सलाह दूंगा, आई अर्ज देम कि आप बॉम्ब शेल्टर या शेल्टर में ही रहें जब तक कि और तैयारियां नहीं की जाती। मैंने एक न्यूज़ चैनल पे ये भी सुना, उनकी एक एमपी बोल रही थी कि एक ट्रेन का बंदोबस्त कर रहे हैं, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले हैं। तो यूक्रेन अथॉरिटीज भी कोशिश कर रही हैं कि फॉरेनर्स, इसमें शामिल हैं इंडियंस काफ़ी तादाद में, वो सेफ इलाकों में पहुंचाए जाएं, जहां पर कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लेड बाय मिनिस्टर्स, हमारी टीम्स गई हुई हैं जो इवैक्यूएट कर रही हैं। और जैसे अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, काफ़ी प्राइवेट एयरलाइंस भी अभी स्टेप इन कर गई हैं, और वो प्राइवेट एयरलाइंस भी निरंतर स्टूडेंट्स को वहाँ से ला रही हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करते हैं, जहाँ पर एक पूरा इलाका युद्धग्रस्त है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसी जगह होती हैं जिन्हें सेफ जोन कहा जा सकता है, जहाँ पर रहा जा सकता है, और किस तरह की इंफॉर्मेशन है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, जो सेफ जोन है वो तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा होता है कि कोई बंकर हो। बंकर क्यों होते हैं? बंकर मिलिट्री एम्प्लेसमेंट बने होते हैं, वो इसी पर्पस के लिए बने हैं। उसमें सीमेंट लोहे की तादाद उसकी छत में ज़्यादा होती है, यानी कि वो रीइंफोर्स होते हैं, वो डायरेक्ट हिट भी एक बॉम्ब की ले सकते हैं। लेकिन बंकर्स हर जगह पे मौजूद नहीं होंगे। अब बंकर ज़्यादातर वॉर जोन में होते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रंटल टाउन में हैं और बंकर्स हैं तो सबसे सेफ वो होता है बॉम्ब। अदरवाइज बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाते हैं,
और ऐसी जगहों पे युद्धग्रस्त इलाकों में बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं। यहाँ पे भी हमें सुनने में आया कई जगहों पे बॉम्ब शेल्टर्स हैं, तो बॉम्ब शेल्टर्स अगर हैं तो वो सूटेबल होता है। लेकिन बॉम्ब शेल्टर भी ऐसा नहीं है कि हर जगह को हर इंसान को मिल पाएगा, लेकिन आजकल सब जगहों पर होता है। और ऐसे देशों में ज्यादा बिल्डिंग्स की बेसमेंट्स होती हैं। जब बेसमेंट क्योंकि जमीन के तले के नीचे होती है तो वो ज्यादा सेफ होती है बॉम्ब या मिसाइल अटैक से बनिस्बत के आपकी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर। जयंत दुआ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बॉम्ब शेल्टर्स कमरे में भी हैं, आप एक कमरे में हैं, खास तौर पे अगर ग्राउंड फ्लोर में हैं और आप अगर उस वक्त कोई शेलिंग बॉम्बिंग हो रही है तो एक कॉर्नर में जाएं, क्योंकि कॉर्नर नहीं गिरते हैं आसानी से, दीवारें गिरती हैं अगर खुदा ना खास्ता अगर अटैक भी हो तो कॉर्नर्स में रहें, टेबल के नीचे रहें। ऐसे एहतियात लेने में ही समझदारी है। दूसरा प्रश्न आपका था कि इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो एक दूसरे के वीडियो देख के, मैंने भी कई वीडियो देखे हैं, बच्चे हैं वो एक दूसरे का वीडियो देखते हैं तो अपने आप कुछ बोलने लग जाते हैं कि डर की वजह से, कुदरती है उनको भी ऐसा डर लगना, और वो फिर उससे र्यूमर्स बढ़ जाते हैं। मेरी समझ से जो गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है उस पर यकीन करना चाहिए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है उस पर यकीन करना चाहिए। जैसे देखिए एक एयर रेड सायरन जब बजता है वो भी एक इंफॉर्मेशन है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी एयर रेड होने वाली है, आप लोग बॉम्ब शेल्टर में घुस जाएं, बेसमेंट में घुस जाएं। उस पर एहतियात, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सरकारी इंफॉर्मेशन, प्रेस इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है उस पर यकीन करना ज्यादा जरूरी है, वेदर इट इज एयर रेड की वजह से के हवाले से हो या इवैक्यूएशन के प्रोसेस के बारे में हो या कोई भी प्रिकॉशंस लेने के बारे में हो, ना कि व्हाट्सएप पे चले हुए और सोशल मीडिया पे चले हुए ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि र्यूमर्स बढ़ सकें। इसमें ये भी आ जाती है कि जब कभी अफरा तफरी का माहौल होता है तो कई बार जो लोग हैं वो इधर उधर जाने लग जाते हैं या आपस में ही बातचीत करके अपने आप सिचुएशन को असेस करने लग जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन का असेसमेंट है ये किस तरह से होना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां जाने से परहेज करना चाहिए? देखिए, मैं परहेज तो मेरे ख्याल से ऐसी किसी भी क्राउडेड जगह पे जाना जो कि ओपन में हो, जो खुले में हो, वहां तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। भले ही एयर रेड की वार्निंग ना हो तब भी खुले में नहीं जाना चाहिए ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें, सेफ रख सकें। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि अपने आप को सेफ रखना तो अपने यानी बिल्डिंग्स के अंदर, बेसमेंट के अंदर रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो खुली जगह है वहां पर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपसे बॉम्ब शेल्टर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये होते क्या हैं, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, कितने सेफ ये होते हैं, कितने प्रोटेक्टेड होते हैं और किस तरह से जो राहत सामग्री है वो भी इनमें जो लोग शेल्टर लिए हुए हैं उन तक पहुंचाई जाती है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बॉम्ब शेल्टर न सिर्फ एक तरफ से तो बॉम्ब से आपको प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। यानी कि जैसे एक कमरा है और कमरे के अंदर आपकी खिड़कियां, रोशनदान होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो ये सब वीक लिंक्स हैं, ये कमजोर इलाके हैं। अगर वहां से बाहर ब्लास्ट होगा, खाली ब्लास्ट होगा, इस पे हिट नहीं भी करेगा तो भी खिड़कियां टूट जाएंगी, दरवाजे टूट सकते हैं, तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है। तो बॉम्ब शेल्टर ऐसे बनाए जाते हैं जो ज्यादातर डार्क होते हैं, बहुत ही छोटे इसमें आउटलेट्स होते हैं, हवा के लिए, लाइट के लिए, और उसमें कांच नहीं लगाया जाता ताकि इन चीजों से नुकसान ना हो। तो बॉम्ब शेल्टर डिजाइंड होते हैं इस चीज के लिए। एक तरफ से वो डिजाइंड है सेफ्टी के लिए, दूसरी तरह वो स्टॉक्ड होते हैं, दूसरी पॉइंट है वो स्टॉक्ड होते हैं, उनमें स्टॉकिंग की जाती है, तैयारी की गई है कि इसमें कुछ दिनों के लिए कुछ आदमी, जितने उसमें साइज है उसके हिसाब से इतने आदमी या इतने लोग इतने दिनों के लिए रह पाएंगे। तो उनके लिए खाने पीने की कम से कम एसेंशियल चीज जरूर होगी। उसमें पानी स्टॉक किया जाता है। पानी इसलिए स्टॉक किया, पानी आप खाने के बगैर काफी देर रह सकते हैं, पानी के बगैर कम देर रह पाएंगे, इसलिए पानी स्टॉक किया जाता है। और उसमें टॉयलेट की फैसिलिटी और सर्कुलेशन ऑफ एयर की फैसिलिटी
मुहैया कराई जाती है। उसमें मतलब ये प्रोविजन किया जाता है कि हम टॉयलेट कहाँ होगा और एयर सर्कुलेशन, अगर सारे अब अंडरग्राउंड रहेंगे और ज्यादा लोग होंगे तो आपको एयर सर्कुलेशन चाहिए। तो हवा, पानी, खाना, सेफ्टी, बॉम्ब से सिक्योरिटी, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। इन सब चीजों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है बॉम्ब शेल्टर। आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉन्फ्लिक्ट जोन का, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादातर लोग जो वीडियोस वगैरह हैं उन पर विश्वास ना करें, जो ऑफिशियल मीडिया है या जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, या फिर जो फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड की गई है, उन पर विश्वास करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये संपर्क कई बार जैसे टीवी टावर्स ही ध्वस्त हो गए तो वहाँ पर ये संपर्क कट गया। ऐसे में किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए और ऐसे में किस तरह से इंफॉर्मेशन, जो सही इंफॉर्मेशन है वो जो लोग वहां पर हैं उनको पहुंचाई जाती है? देखिए, जैसे मैं कह रहा था, हमारे बचपन में तो कोई और इंफॉर्मेशन का जरिया ही नहीं था। अब आजकल की तरह सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, इसमें यहाँ पे बहुत लेयर्स हैं। अगर आपकी कोई टेलीफोन लाइन कट जाती है लेकिन मोबाइल चलता रहेगा। मोबाइल का ये एडवांटेज है, अगर एक सेल, एक टावर उड़ भी जाता है तो दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन रूट हो जाती है। और मोबाइल्स का एक और फायदा है जो कि इस और कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा होता है हर जगह पे, यकीनन यहाँ पे भी हो रहा होगा कि अगर एक तरफ से कम्युनिकेशन टूटता है, डिसरप्ट होता है, तो कम्युनिकेशन दूसरी तरफ से हो जाएगा या उसको रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन सबको चाहिए, मिलिट्री को चाहिए, कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए, सिविल अथॉरिटीज को चाहिए, तो सिर्फ लोगों के लिए नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी मोबाइल कम्युनिकेशन को जारी रखा जाएगा। रही बात कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, तो वार्निंग्स तो रेड सायरन से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब कभी गवर्नमेंट, वहां की अथॉरिटीज कोई इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि शायद अब मोबाइल्स अगर बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो चुकी है मोबाइल टावर्स में, तो फिर अनाउंसमेंट की जाती है। यानी कि सड़क पे गाड़ी चलती हुई जोर जोर से अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं और आप वो सब लोग सुन सकते हैं। लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंटें की जाती हैं, बिकॉज ये एक टाइम टेस्टेड तरीका है। जब जब बीच में थोड़ी सी रेड नहीं होती है उसमें अनाउंसमेंट की जाएंगी। मसलन अगर कोई गाड़ी, जैसे हमने सुना है कि एक गाड़ी चलेगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एक गाड़ी चलाने का प्रपोजल है जिसमें कि सब फॉरेनर्स को इवैक्यूएट किया जाएगा, उस पर वो अथॉरिटीज वर्क कर रही है। अब जब गाड़ी चलेगी तो मेरा ये मानना है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मेरा मानना है कि मोबाइल में, व्हाट्सएप में, हर जगह में इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। साथ साथ में जब लल होगा, जब बीच में फाइटिंग नहीं हो रही है, बॉम्ब नहीं, मिसाइल नहीं बरस रहे हैं, तो उस वक्त माइक्स पे अनाउंसमेंट की जाएंगी गाड़ियों के जरिए, ताकि और आवाम इंफॉर्मेशन फैले, आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आखिरी चीज कहूंगा कि एक आदमी जरूर जाके 10 को और बताएगा अपने बॉम्ब शेल्टर में। इंफॉर्मेशन पे यकीन करना चाहिए जो आपने फर्स्ट हैंड नहीं तो कम से कम सेकंड हैंड सुनी, यानी कि जो आपको कहेगा कि मैं खुद सुन के आया हूं। ये जरूरी है ताकि हम आशंकाओं को और र्यूमर्स को ज्यादा बढ़ावा ना दें और सच और तथ्य की तरफ चलें। पर विश्वास करना चाहिए। समय हमारे पास सीमित है, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। तमाम फ्लाइट्स के साथ साथ अब C-17 ग्लोब मास्टर को भी भेजा गया है, 3 उड़ानें वहां पर संचालित की गई हैं। ये कितना सेफेस्ट है और कितना त्वरित ये लोगों को लाने में है, इसकी विशेषताएं आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस ग्लोब मास्टर में ये बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है। ये बहुत सालों से बहुत सारी मिलिट्रीज में वर्ल्ड ओवर, यानी कई देशों की सेनाओं में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉम्बैट जोन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब जैसे अगर एक आप स्पाइस जेट या एयर इंडिया या कोई भी एयरलाइन का अगर आप जहाज जाता है, वो एक अच्छी बात है, वो जहाज कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो पैसेंजर कंफर्ट के लिए बने हैं। वेरेज जो एयरफोर्स के जहाज हैं, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक ग्लोब मास्टर, मैं खुद इसमें सफर कर चुका हूं, तो ये एयरक्राफ्ट, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये कंफर्ट के लिए नहीं बने हैं, ये सिक्योर रहने के लिए बने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल दुआ इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब हम आपको ले चलते हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं ले चलते हैं। देशवासियों को
मुफ्त राशन की व्यवस्था दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद, फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी
सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है। घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे। खाने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आपकी मालिकी के पैसे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की सोनभद्र से जनसभा का सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर उन्होंने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और उसकी बात तो की ही, परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान कल कराया जाएगा। इस चरण में 10 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया शामिल हैं। 676 उम्मीदवार इस चरण में मैदान में हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सक्षम विकास नामक एक पोस्ट बजट वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो निर्णय हुए हैं वो सारे निर्णय महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, बाइडेन ने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। बाइडेन ने अमेरिका में मेक इन अमेरिका पर बड़ा जोर दिया। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। खेल जगत की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ है खास खेल जगत में आज? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम निशानेबाजी के साथ। भारत ने मिस्र में चल रहे ISSF विश्व कप 2022 टूर्नामेंट में 2 पदक अपने नाम किए।
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में भारत के निशानेबाज सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने जर्मनी के माइकल को 16-6 से हराया। वहीं ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए मुकाबले में ईशा को विश्व की नंबर 1 ग्रीस की अन्ना कोराकाकी ने 16-4 के अंतर से हराया। इस टूर्नामेंट में भारत अब तक 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे संघर्ष के बीच विश्व एथलेटिक्स परिषद ने रूस और बेलारूस के सदस्य संघों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमति बना ली है। अब रूस और बेलारूस के सभी एथलीटों, सहायक कर्मियों और अधिकारियों को आगामी विश्व एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं के आयोजनों से तत्काल प्रभाव से बाहर रखा जाएगा। इन आयोजनों में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगन, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप बेलग्रेड और विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप मस्कट शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स परिषद के अनुसार रूस और बेलारूस के सदस्य संघों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। सदस्य संघों की तरफ से प्रतिक्रिया आने पर परिषद विचार करने के लिए फिर से बैठक करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के मध्य जारी संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भी अन्य वैश्विक खेल संघों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए रूस को आगामी FIH महिला जूनियर विश्व कप में हिस्सा लेने से रोकने का फैसला किया है। FIH जूनियर महिला विश्व कप 1 से 12 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका के पोशेफस्ट्रूम में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले फीफा ने रूस को 2022 विश्व कप से बाहर कर दिया, जबकि यूएफा ने भी अगले आदेश तक रूस के फुटबॉल क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। तो इसके साथ ही मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। पांच साल में यूपी में हुए बदलाव का लेखा जोखा, जातिगत राजनीति के बीच कितना हुआ विकास चोखा, उत्तर प्रदेश का बनता बिगड़ता राजनीतिक चक्रव्यूह, दिग्गज आजमा रहे हैं किस्मत, चुनावी घमासान की उठापटक और सरकार के दावे, कितना बदला यूपी, प्रमुख राजनीतिज्ञों और विश्लेषकों की राय। देखिए डीडी कॉन्क्लेव में। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स,
इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है हर वक्त की हर खबर। इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, और क्या हैं इन खबरों के मायने? आज हम खास तौर पर ऑपरेशन गंगा पर बात करेंगे। इस वक्त में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान से, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से भी और देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या हैं इस वक्त के हेडलाइंस। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 ग्लोबमास्टर विमान वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना। भारत यूक्रेन को भेज रहा है मानवीय सहायता। C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री के साथ रवाना। एनडीआरएफ भेज रहा है राहत सामग्री। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भारतीयों का स्वदेश आना जारी। हंगरी और पोलैंड से पहुंचे विमान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, वीरेंद्र कुमार, राजीव चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। स्वदेश लौटे भारतीयों ने की सरकार की सराहना। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। रूस के लिए एयर स्पेस किया बंद। यूक्रेन को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूक्रेन के साथ युद्ध में एक साथ खड़े होने की जताई प्रतिबद्धता। सेना भेजने से किया इनकार। यूक्रेन और रूस के बीच संकट गहराया। राजधानी कीव में मुख्य टीवी टावर पर हवाई हमले में 5 की मौत। यूक्रेन में कई टीवी चैनल हमले के कारण बाधित। राष्ट्रपति ने अपने अमेरिकी समकक्ष बाइडेन से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी सक्षम विकास वेबिनार को पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा केंद्रीय बजट 2022 में सनराइज सेक्टर का रोड मैप प्रस्तुत।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा भी राज्य में कर रहे हैं प्रचार, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का मऊ और आजमगढ़ में जनसंपर्क। राज्य में छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दूरदर्शन द्वारा आज वाराणसी में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन। तमाम राजनीतिक दलों के नेता रखेंगे अपना अपना मत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई। भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये ऑपरेशन अब युद्ध स्तर पर जारी है और उसको तेजी लगातार दी जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें अब भारतीय वायुसेना भी शामिल हो चुकी है। और बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार वहां से उड़ानें आ रही हैं और उसमें भारतीय स्वदेश वापस आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर वापस आने वाले भारतीयों, स्वदेश आने वाले भारतीयों का स्वागत किया। पोलैंड से विशेष विमान से 219 भारतीय स्वदेश पहुंच चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे पर इन स्वदेश वापस आए भारतीयों की अगवानी की है। बुडापेस्ट से विशेष विमान 220 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इन सभी भारतीय लोगों का स्वागत किया जो स्वदेश वापस आए इस विमान से। और पोलैंड से 219 भारतीय विशेष विमान से स्वदेश पहुंच चुके हैं। ये 219 भारतीय और इनका केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी स्वदेश आए भारतीयों का स्वागत किया है। बुखारेस्ट से विशेष विमान 251 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा है और इन सभी का भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया है हवाई अड्डे पर जाकर। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा और इन सभी स्वदेश आए वापसी भारतीयों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। पोलैंड से विशेष विमान से 219 भारतीय स्वदेश पहुंच चुके हैं। तो ये लगातार सिलसिला जारी है भारतीयों का स्वदेश पहुंचना और उसमें खास तौर पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर छात्र हैं जो कि वापस आ रहे हैं वहां से युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकल करके और यहां पर हवाई अड्डे पर लगातार केंद्र सरकार के मंत्री जाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और वहां पर समन्वय के लिए केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्री पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसमें 251 छात्र शामिल रहे जिनका स्वागत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि छात्रों ने वहां युद्ध के माहौल में जो कष्ट सहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शेखावत भी उनकी स्वदेश वापसी की खुशी देखकर खुश नजर आए। तो जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले हैं। हमारे भारत के लोग चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और स्वदेश आए बच्चों से सबको भी इवैक्यूएट करके हम वापस अपने सरजमी पर, अपनी धरती पर वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं भारत की धरती पर स्वागत करता हूं। आप सबके परिजनों को भी सब जो है वो बधाई देता हूं कि आप सब लोग सकुशल वापस लौटे हैं। तो ये दुख का समय था, ये भी बीत जाएगा और फिर हम सब लोग मिलकर के इस भारत माता को झंडे को ऊंचा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू।
चलो सर, नमस्ते सबको। एक एक ब्लॉग लिखना चाहिए सबको अपने एक्सपीरियंस में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो बच्चों से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने बात की और ख़ास तौर पर कहा कि अपने जो अनुभव रहे हैं उस पर ब्लॉग ज़रूर लिखिए सभी बच्चे। और यूक्रेन में फंसे हुए 219 छात्रों को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की एक स्पेशल विमान पोलैंड से दिल्ली पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन छात्रों का स्वागत किया। Modi ji and all my colleagues in government, I welcome you to Delhi as part of this unprecedented Operation Ganga. I know you've all been through very challenging and dangerous times in the last few days, but I can assure you that the Prime Minister and the government have worked relentlessly and tirelessly to bring each one of you back home. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! तो विमानों के अंदर ये खुशी और भारत माता की जय के नारे और स्वदेश सुरक्षित वापसी होने पर बच्चों ने प्रसन्नता जाहिर की और सरकार को धन्यवाद दिया। We are really thankful that they've come so far and they've helped us with these flights, arranging all these flights and trying to evacuate us. So we are thankful for that as well. We wish to come to India and meet the family. So I thanks to Indian government to evacuate us. Now I'm feeling happy and healthy. The Operation Ganga is very helpful, very helpful for the Indian citizens and the students that are stuck in the Ukraine. So excited to reach India, and now I am safe. Thank you, Government of India, for taking for evacuating us from Ukraine. I am very thankful that India has enough care and support for the students and their children. No matter where they are, they still support them and bring them back home. Thanks for the Indian government for arranging the flights and all. And I hope every friends of mine will make their way back home and will be safe. हम लोग जो है I think काफ़ी लकी है कि हम लोग जल्दी आ गए। तो और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पे, and I hope government reach out to them and help them. तो इन बच्चों के चेहरों पर ये खुशी और बच्चे खुशी जाहिर कर रहे हैं स्वदेश वापसी पर और साथ ही सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विदेशों में फंसे हुए सभी लोगों को लाना सरकार की प्राथमिकता है। This is basically one of the most complicated and complex operations, Operation Ganga, because it is operating in the background of a conflict. It's a dangerous situation, and our children have gone there to study. They were not there for any other reason, and it is the government's mission to bring them back home safely, out of harm's way, and reunite them with their families. Or I'm very glad that private airlines, our Indian Air Force, all of them are responding to Prime Minister's call, and it is a very satisfying thing to be able to welcome our children back home and to send them back to their families. And this mission will continue till every one of our students are brought back home. और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की। गौरतलब है कि ये विमान पोलैंड से दिल्ली पहुंचा है, जिसमें 218 भारतीय छात्र सवार। We have all prayed as a nation for your safe return, and I'm grateful that the prayers of your family and the entire country have been heard. I bring to you the blessings and best wishes of the Honorable Prime Minister. CISF के 2 ऑफिसर्स वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट के सभी पैसेंजर्स के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 1 help desk before immigration, 1 help desk after customs. I would request, if there is anybody in need of urgent medical attention, can you please identify yourself to the crew or to CISF so that we can give you the support. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद!
तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वापस आने वाले सभी लोगों को गुलदस्ता पकड़ाकर उनका स्वागत करते हुए और ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। बुडापेस्ट से विशेष विमान में करीब 220 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस और यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहां पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुंचने तक की व्यवस्था की जाए। तो धीरे धीरे हम यहां से निकलेंगे। उससे पहले आप सबके साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम सब मिलकर के ताली बजाएंगे, ठीक है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बच्चों की वापसी, उनकी वापसी के बाद उनके हौसलों की तारीफ करते हुए और इन सब के बीच रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए जंग के बाद बहुत से लोगों का वहां से पलायन जारी है। भारत द्वारा युद्ध प्रभावित लोगों के लिए यूक्रेन को मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर 100 टेंट और 2500 कंबल भेज रही है। वहां से इसे फ्लाइट के जरिए पड़ोसी देश यूक्रेन की रोमानिया के लिए रवाना किया जाएगा। तो एक तरफ भारत अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जैसा अभियान युद्ध स्तर पर चला रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए, वहां के नागरिकों के लिए सहायता सामग्री भी भेज रहा है। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ख़ास तौर पर एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और वो हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत इसी पर करना चाहूँगा कि ये जिस तरह से कि एक तरफ हम ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं अपने लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए, दूसरी तरफ युद्धग्रस्त यूक्रेन के नागरिकों की सहायता के लिए हम वहां पर सामग्री भी भेज रहे हैं। भारत जो भूमिका होनी चाहिए इस वक्त वो भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीटिंग्स ऑल्सो फ्रॉम गेटवे हाउस जहां हम काम करते हैं और जो इस पूरे संदर्भ के ऊपर बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक यूरोप के लिए, विश्व के लिए, भारत के लिए एक गंभीर संकट के रूप में सामने आ गया है और बिना राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं में जाए हुए यदि हम सिर्फ मानवीय पहलुओं को देखें तो जैसा आपने कहा ये दो बड़े विशेष पहलू हैं। एक वो कि यूक्रेन की जनता इस समय बहुत बड़े संकट में फंस चुकी है और सीधा उनके ऊपर जो कई दिनों से रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं और उसके